जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों यहां पर पहली अपडेट आ रही है K9 वज्र को लेकर ही। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि दक्षिण कोरिया के साथ K9 वज्र के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे फेज पर विचार चल रहा है, जिसमें कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें मिलेगा और अधिक K9 वज्र हमारी इंडियन आर्मी में शामिल हो सकती है। साथ ही अलग से एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी खरीदने की बात हो रही है। मतलब साफ है दोस्तों, K9 वज्र तोपों का और बड़ा ऑर्डर भारत दे सकता है और इसी के साथ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी अलग से खरीदने पर भारत विचार कर रहा है। दोस्तों K9 वज्र 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक सटीक हमला कर सकती है। इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम लगाया गया है, हाई मोबिलिटी है इसकी, शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी है, मतलब फायर करो और तुरंत लोकेशन बदलो। भारत का तेजस मार्क 2 फाइटर जेट अब पहुंच गया है क्रिटिकल फेज में। एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, बताया जा रहा है कि जल्द ही अब इसके टैक्सी ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। मतलब पहले रनवे पर टेस्ट और फिर उड़ान की तैयारी होगी और अगला सबसे बड़ा स्टेप होगा फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस यानी कि FFC, जिसे मॉनिटर कर रहा है कैमलैक। तेजस मार्क 2 का बड़ा और ज़्यादा ताकतवर एयरफ्रेम है दोस्तों। ये ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा हथियार ले जा सकता है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स है और इसका कंपैरिजन अक्सर रफाल फाइटर जेट से किया जाता है, यानी कि ये रफाल की कैटेगरी का फाइटर जेट है। इसका इंजन GF414 है जो कि भारत में ही बनेगा आगे। और कुल मिलाकर 110 से 120 फाइटर जेट्स की जरूरत इंडियन एयरफोर्स को है तेजस मार्क 2 की, जो कि पुराने जागवार, MiG-29 और मिराज 2000 को रिप्लेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये कि अभी बिना पेंट की टेस्टिंग होगी ताकि टाइम बच सके। 2029 तक लिमिटेड प्रोडक्शन का भी प्लान रखा गया है। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 2 अब उड़ान के बेहद करीब है और ये बनने जा रहा है भारत का सबसे एडवांस देसी फाइटर जेट। दोस्तों भारत का जो स्टेल्थ ड्रोन है घातक यूकैफ, उसके बारे में अपडेट ये आई है कि इसे अब भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी टेस्ट किया जाएगा, यानी कि ये अब एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी डिप्लॉय किया जाएगा। इससे पहले ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा था, जो कि डीप स्ट्राइक और सीड मिशन के लिए था, लेकिन अब भारतीय नौसेना भी इस प्रोग्राम में जुड़ गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारतीय नौसेना के हिसाब से घातक UAV को तैयार करने के लिए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे कि इसका मजबूत लैंडिंग गियर होगा जो कि कैरियर लैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बदलाव होगा अरेस्टर हुक का, जो वायर पकड़कर रुकने के लिए होता है। तीसरा होगा फोल्डिंग विंग्स, ताकि जहाज में जगह बचाई जा सके। इसे INS विक्रांत पर डिप्लॉय किया जाएगा। टेक्निकल पावर की बात की जाए तो इसका फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है, यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। AI बेस्ड ऑटोनॉमस फ्लाइट ये कर पाएगा और इसमें कावेरी इंजन का ड्राइव वेरिएंट लगेगा। इसके जरिए दोस्तों भारतीय नौसेना दुश्मन के इलाके में चुपके से हमला कर सकती है। इवन समुद्र में ISR में ये बड़ा रोल निभा सकता है और प्लस फाइटर जेट के साथ लॉयल विंगमैन की तरह भी ये काम कर सकता है। और फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि 60 से ज़्यादा जो घातक यूकैफ है उन्हें खरीदा जाएगा और जो हमारा आने वाला नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा INS विशाल, उस पर भी इसकी डिप्लॉयमेंट होगी। अब आप समझ सकते हैं कि भारत स्टेल्थ ड्रोन में बहुत फोकस कर रहा है और अब तो हवा और समुद्र दोनों जगह से हम दुश्मन पर वार करेंगे। जापान ने दोस्तों भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, वो भी अपनी एडवांस मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स का। और जापान के इस ऑफर के तहत ये जहाज भारत में बन सकते हैं। मोगामी क्लास की बात की जाए तो ये 4000 टन का मॉडर्न वॉरशिप है। 2022 में पहली बार सर्विस में आया था। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। और यही नहीं दोस्तों, ये जो मोगामी क्लास का जहाज है ये अपने साथ एंटी शिप मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, इन सब को कैरी कर सकता है। और ये जहाज काफ़ी कम क्रू मेंबर से ऑपरेट हो सकता है और इसमें ज़्यादातर ऑटोमेशन है। इसका बड़ा फायदा भारतीय नौसेना को मिल सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसका डिज़ाइन भी हमें जापान ट्रांसफ़र करेगा, प्लस को प्रोडक्शन यानी कि भारत में ही ये जहाज बनेगा, जिससे कि भारत खुद अपने एडवांस वॉरशिप्स भी बना सकता है। और ये डील इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों, भारत और जापान दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक में बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और दोनों का दुश्मन एक ही है, वो है चाइना। लेकिन दोस्तों अगर भारत इस डील की तरफ आगे जाता है तो नो डाउट भारत को मिलेगा हाईटेक स्टेल्थ वॉरशिप प्लस अपनी फैक्ट्री में इसे बनाने का मौका। वहीं दोस्तों भारत की स्ट्राइक पावर अब और ज़्यादा घातक होने वाली है। बता दें कि 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सैटेलाइट गाइडेड वेरिएंट को जल्द ही क्लियरेंस मिलने वाली है। इसे DRDO ने बनाया है। इसके जरिए दुश्मन के एयरबेस, उनके रनवे, बंकर और शेल्टर्स को सटीक तरीके से खत्म किया जा सकता है। इसकी खासियतों की बात की जाए तो 100 में GPS प्लस नावी गाइडेंस है, INS बैकअप के लिए है, मतलब सिग्नल जाम होने पर भी ये काम करेगा। और इसका CEP 7 मीटर से कम है, मतलब बहुत हाई एक्यूरेसी है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, मतलब एक अच्छी खासी स्टैंड ऑफ रेंज है। एक साथ कई हम ले जा सकता है। और जो अपग्रेड होगा अभी इस 100 में, उसमें EO/IR सिकर लगेगा, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी घटकर 3 मीटर से भी कम की हो जाएगी। और इस 100 को लगाया जाएगा जागवार Su-30 MKI और तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में। Su-30 MKI तो एक साथ
30-100 ले जा सकता है। सबसे मेन फोकस भारतीय वायुसेना का यह है कि इन हथियारों से दुश्मन के एयरबेस को दूर से ही हर मौसम में बेहद सटीक तरीके से खत्म किया जा सके। Su-57 को लेकर रशिया की तरफ से भी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। वहीं दोस्तों रशिया की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रशिया ने कहा है कि भारत ने सुखोई Su-57 को छोड़ा नहीं है, भले ही भारत रफाल खरीद रहा है। ये बात रशिया के राजदूत डेनिस ने कही है। उन्होंने कहा कि भारत एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए फ्रांस से रफाल फाइटर जेट भारत खरीद रहा है जो कि 4.5 जनरेशन का है, और रशिया से Su-57 जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसे खरीद सकता है। यानी कि भारत दोनों को एक साथ देख रहा है। यहाँ पर रशिया ने अपना एक नया प्लान भारत के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि हम भारत में इसका प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। 40 से 60% तक इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी, और इवन कुछ टेक्नोलॉजी प्लस सोर्स कोड एक्सेस भी भारत को मिलेगा। लेकिन भारत ने यहाँ पर कोई डील फाइनल नहीं की है। यहाँ पर भारत सबसे पहले इस बात पर विचार कर रहा है कि भैया खर्चा कितना होगा, और साथ ही साथ इस फाइटर जेट की परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले कुछ जेट सीधे भारत आएंगे रशिया से, बाद में HAL में बनेंगे। कुल मिलाकर 100 फाइटर जेट Su-57 जो है वो भारत में बन सकते हैं। हालांकि ये अभी ऑफर है और भारत यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। रीज़न साफ है कि इस फाइटर जेट का इंजन पूरी तरह मैच्योर नहीं माना जा रहा। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बिल्कुल साफ नहीं है। अमेरिका के सैंक्शंस का खतरा है, इसीलिए यहाँ पर रफाल को प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि रफाल पहले से प्रूवन है। भारत के पास 36 रफाल हैं, नौसेना के लिए भी आ रहे हैं। यही वजह है कि शॉर्ट टर्म के लिए रफाल, लेकिन फ्यूचर के लिए Su-57 पर विचार किया जा सकता है। बात साफ हो जाती है, भारत ने दोनों रास्ते अपने लिए खोल रखे हैं। अभी Su-57 पर फैसला तो नहीं हुआ है फाइनल, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना अब तैयार कर रही है मदर डॉटर UAV सिस्टम, जिसमें कि मदर UAV होगा एक बड़ा ड्रोन और डॉटर UAV होगा एक छोटे छोटे ड्रोन। और जो मदर UAV सिस्टम है वो लंबी दूरी तक निगरानी करेगा और हवा में छोटे ड्रोन्स को लॉन्च करेगा। और ये छोटे ड्रोन्स होंगे डॉटर ड्रोन, जो कि दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्विलांस और अटैक और इवन हाई स्पीड और प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसका डेल्टा विंग डिजाइन होगा, जिससे कि ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। GPS जैम होने पर भी ये ऑपरेशंस करता रहेगा। AI बेस्ड कंट्रोल सिस्टम इसमें होगा, और इस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है 515 आर्मी बेस वर्कशॉप बेंगलुरु के द्वारा। और यही नहीं, उनके साथ और भी कंपनियां जो हैं वो शामिल हैं, जैसे कि नॉटिकल विंग एरोस्पेस, यनेंद्रिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक यूनिवर्सिटी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। उस यूनिवर्सिटी के नाम है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हमें होगा कि बॉर्डर पर ज़्यादा सेफ ऑपरेशंस हम कर पाएंगे, कम लागत में ज़्यादा स्ट्राइक कर पाएंगे, और ये पूरी तरह भारत में बना होगा। यानी कि दोस्तों अब बड़ा ड्रोन भी सुरक्षित रहेगा और छोटे ड्रोन जाकर दुश्मन पर अटैक करेंगे। भारतीय नौसेना ने दोस्तों एक बड़ा स्टेप उठाया। बताया जा रहा है कि MiG-29 के फाइटर जेट के लिए स्वदेशी डायग्नोस्टिक सिस्टम तैयार हो रहा है। इस सिस्टम का नाम है NASK-129K। ये एक तरीके का मोबाइल टेस्ट लैब होगा जो उड़ान से पहले जेट की पूरी जांच करेगा। ये ज़रूरी दोस्तों इसलिए हो गया था क्योंकि पुराने रशियन सिस्टम में दिक्कतें आ रही थी और फाइटर जेट की अवेलेबिलिटी लगातार कम हो रही थी। इसलिए दोस्तों अब ये जो नया मोबाइल टेस्ट लैब है वो एवियोनिक्स और फ्लाई बाय वायर सिस्टम, इंजन और फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम सबको चेक करेगा। और ये एक हाईटेक काम है और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भारतीय नौसेना को मिलेगा। पहला तो ये मिलेगा कि फाइटर जेट ज़्यादा समय के लिए उड़ान के लिए तैयार होंगे, मेंटेनेंस काफ़ी तेज़ और प्रिसाइज होगी, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। मतलब अब भारत खुद अपने फाइटर जेट की पूरी हेल्थ चेक कर पाएगा, वो भी जल्दी और स्मार्ट तरीके से। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंडोनेशिया ने पहले ही 42 रफाल फाइटर जेट खरीदने का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन अब इंडोनेशिया 24 और रफाल फाइटर जेट खरीद सकता है, जिससे कि उनके पास 66 रफाल हो जाएंगे। अभी की बात की जाए तो इंडोनेशिया की सरकार सिर्फ सोच विचार कर रही है, कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास पैसे की है। साथ ही इंडोनेशिया देख रहा है कि एयरफोर्स को कितनी ज़रूरत है, सपोर्ट सिस्टम तैयार है या नहीं। क्योंकि दोस्तों हाल ही में एक खबर आई थी जो कि फ्रांस की मीडिया की तरफ से आई थी, उसमें कहा गया था कि इमैनुअल मैक्रोन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मीटिंग के बाद ये डील जल्द हो सकती है। ये अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि संभावनाएं। फिलहाल 42 जेट वाले पुराने ऑर्डर की डिलीवरी जारी है। बताया जा रहा है कि 2026 में पहले 3 फाइटर जेट मिल चुके हैं, 3 आने वाले हैं। मतलब इंडोनेशिया के पास अब 6 रफाल जेट हो जाएंगे और इस डील की कुल कीमत है $6.5 बिलियन। क्योंकि दोस्तों रफाल दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में से एक है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया और रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहता है, लेकिन पैसे और जरूरत को देखकर ही फैसला वो करेगा। दोस्तों भारत का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक अब ये एक बड़ा क्लॉक क्राइसिस झेल रहा है और 13 मार्च 2026 को IRNSS-1F सैटेलाइट का आखिरी एटॉमिक क्लॉक भी फेल हो गया, जिससे कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिस्टम के पास जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं वो और कम हो गए।
जिससे कि नेविगेशन सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब इसरो डबल स्ट्रैटेजी को अपना रहा है। पहला, विदेशों से खरीद की जाएगी कम से कम 40 नए एटॉमिक क्लॉक्स की, और ये खरीद हो सकती है साफरान और एक्सिलिटेस जैसी कंपनियों से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि दूसरी स्ट्रैटेजी है, वो है देसी टेक्नोलॉजी। भारत खुद का अपना एटॉमिक क्लॉक डेवलप कर रहा है। इसका पहला टेस्ट NVS-01 सैटेलाइट में सफल रहा है, और अब जो फाइनल प्लान सामने आया है वो ये है कि हर सैटेलाइट में 3 क्लॉक होंगी, 2 विदेशी और 1 भारतीय, ताकि सिस्टम हमेशा सुरक्षित रहे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एटॉमिक क्लॉक जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, एटॉमिक क्लॉक नेविगेशन की जान होती है। जितनी सटीक टाइमिंग उतनी सटीक लोकेशन आपको मिलेगी। यानी कि अब विदेशी प्लस देसी दोनों टेक्नोलॉजी मिलाकर नाविक को और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय नौसेना ने आज अपना नया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A23 को शामिल किया है, जो कि चौथा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट जहाज है। इसकी कमीशनिंग कोलकाता में हुई है। इस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की बात की जाए तो ये अंडर वाटर इंस्पेक्शन, सॉल्वेज मिशंस यानी कि डूबे हुए जहाज को निकालना और स्पेशल डाइविंग ऑपरेशन कर सकता है। इसके टेक्निकल पावर की बात की जाए तो इसका 30 मीटर लंबा कैटामरन हल डिजाइन है, लगभग 380 टन वजनी है, और इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी हाई है, मतलब समुद्र में काफ़ी कम हिलता है। इवन इस जहाज के अंदर एडवांस डाइविंग कंट्रोल सिस्टम, हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर, डीकंप्रेशर चैम्बर, मतलब डाइवर्स की सेफ्टी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि 70% पार्ट्स इसके भारत में बन रहे हैं। इसे बनाया है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने। यानी कि दोस्तों, इसके जरिए भारतीय नौसेना और ज़्यादा मजबूती से समुद्र के अंदर भी ऑपरेशन कर पाएगी। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने JNK पुलिस को एलीट ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुई है, जिसमें कि 108 पुलिस के जवानों को 12 दिन का एक इंटेंस कोर्स कराया गया, और इस कोर्स को भारतीय सेना की टाइगर डिवीजन और मिरान साहब ब्रिगेड ने करवाया है। उस ट्रेनिंग में काउंटर टेरर ऑपरेशन, एम्बुश एंड काउंटर एम्बुश, कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन और रूम इंटरवेंशन यानी कि घर के अंदर ऑपरेशन करना सिखाया गया। यही नहीं, इसके साथ ही JNK पुलिस को ड्रोन की पहचान और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर भी ट्रेनिंग दी गई है। मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। इवन क्विक रिएक्शन टीम ड्रिल भी कराई गई। ये इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इससे सेना और JNK पुलिस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, तेज और सटीक ऑपरेशन हो सकते हैं, और ग्राउंड लेवल पर मजबूत लीडरशिप भी मिलती है। मतलब साफ है कि अब सेना और पुलिस मिलकर आतंकवाद के खिलाफ और तेज और मजबूत एक्शन ले पाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।